किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की और गिरधारी भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार हम कार्यक्रम लेकर आए हैं फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो है स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर CJ जुनेजा जी। आप सलाहकार हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में। और भाइयों, इस विषय में कोई भी जानकारी लेनी है या कोई भी प्रश्न पूछना है तो उसके लिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 01744 221 322। यानी कि जो भाई मोबाइल फ़ोन से या कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो STD कोड रहेगा 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी गिरधारी भाई। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वो आपने बता दें कि स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो सलाहकार हैं मधुमक्खी पालन, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर क्षेत्र में। साथियों से एक निवेदन रहेगा कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य फोन न करें। यानी जो भी आपकी मधुमक्खी पालन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो आप उससे संबंधित फोन कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जो है आज फोन के माध्यम से ही किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। मधुमक्खी पालन एक समय ये कह लीजिए कि कोई खाली सहायक धंधे के रूप में प्रयोग करता था। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में नई नई खोज आई, नए नए कार्य हुए, इस क्षेत्र में काम हुए, तो अब ये जो कार्य है वो पूर्ण रोजगार के रूप में अपना स्थान ले रहा है। तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से हम मधुमक्खी पालन को एक स्वरोजगार के लिए यानी पूर्ण रोजगार के लिए अपना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले लोग जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते थे वो इसे एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाते थे। यानी कोई एक काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, 10 बक्से मधुमक्खी के रख लिए, 20 मधुमक्खी के बक्से रख लिए या 50 मधुमक्खी के बक्से रख लिए। लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं नहीं थी और इतना तकनीकी ज्ञान जो था हमारे किसान भाइयों को नहीं था और वो वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत प्रगति हुई है और अब जो है एक प्रकार से जो सहायक व्यवसाय था वो पूर्ण रूप से एक व्यवसाय रूप ले चुका है मधुमक्खी पालन। क्योंकि पहले हमारे एक धारणा थी कि मधुमक्खी पालते हैं हम लोग तो इससे हमारे को शहद मिलता है। लेकिन आजकल आप देखिए कि शहद एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब मधुमक्खी का जो बक्सा है उसके अंदर मधुमक्खियां हैं और वो आसपास फूलों से जो है परागीकरण के लिए भी जाती हैं और वहां से शहद लेके आती हैं। लेकिन आपको बक्से से सिर्फ शहद नहीं मिलता, आप उसी बक्से से जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब आप शहद ले सकते हैं, आप वहां उससे जो है मोम ले सकते हैं, आप उसी मधु बक्से से पराग ले सकते हैं, पोलन जिसको हम कहते हैं, वहीं से आप जो है प्रोपोलिस, गोंद जिसको हम कहते हैं, गोंद भी प्राप्त होता है। रॉयल जेली जो बहुत ही पौष्टिक आहार एक प्रकार से माना जाता है वो भी आप ले सकते हैं। और छठा जो बाई प्रोडक्ट है वो है मधुमक्खी का विष।
यानी आप 6 प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं एक ही मधुमक्खी के बक्से से ले सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान जो मधुमक्खियों का है वो है परागीकरण। आज आपको मालूम होगा कि इस समय जो 5th इनपुट जो है खेती बाड़ी के लिए, उसका भी जो है नोटिफिकेशन हो चुका है कि मधुमक्खियां खेती बाड़ी के लिए 5th इनपुट है। मतलब सबसे इकोनॉमिकल जो इनपुट है, जो आवश्यकता है, जब हम कहते हैं ना खेती बाड़ी के लिए आपको जमीन चाहिए, आपको बीज चाहिए, आपको अच्छी निराई गुराई करनी है, खरपतवार के लिए दवाइयों का उपयोग करना है, इसी प्रकार से एक इनपुट है मधुमक्खी। मधुमक्खी के चर्चा करेंगे थोड़े संदेश के बाद। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे को। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है मधुमक्खियों से वो परागीकरण से होता है। आप कितनी अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, आप अच्छा बीज लेते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, लेकिन जब तक उसमें परागीकरण नहीं होगा आप अच्छी गुणवत्ता का बीज यानी फसल और उत्पादन या उत्पादकता नहीं ले सकते। तो परागीकरण के लिए मधुमक्खी का होना बहुत ही जरूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे देश के अंदर कॉलोनियां कितनी हैं, लगभग जो पिछले साल का 21-22 का डेटा है, वो 3.4 मिलियन मतलब 34 लाख मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं। और जो शहद का उत्पादन है वो 1,25,000 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। अगर आप ये बात करें कि कितने बी कीपर्स हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उस समय लगभग 2,50,000 और अब तो 3 लाख से भी ऊपर किसान हो गए हैं जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। और ये भी हमें बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमारे जो रोजगार लेने वाले किसान हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो गांवों के रहने वाले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, या जो जंगलात के आसपास या जंगलात के रहने वाले हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय है। क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनपढ़ भी हैं तो भी वो इस व्यवसाय को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको तकनीकी ज्ञान का होना जरूरी है। आप मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारे पास 2.5 से 3 लाख जो किसान हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन इससे जो मैंने आपको भी बताया कि कई लोग, अगर 10,000 कॉलोनी आपके पास है तो उनके मेंटेनेंस के लिए कितनी मैन डेज चाहिए, आपको कितनी मैन पावर और चाहिए। तो ये एक अनुमान के हिसाब 3 लाख मैन डेज क्रिएट होते हैं, मतलब 3 लाख रोजगार के दिन जो है आपको 10,000 कॉलोनियों के पीछे मिलते हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं कॉलोनियों का, शहद का निकालना, शहद की प्रोसेसिंग करना, शहद को बाजार में बेचना, क्योंकि वो अपने अपने व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं। किसान तो मधुमक्खी पालता है, लेकिन उसको एक आदमी तो मधुमक्खी नहीं पाल सकता, वो तो ज्यादा से ज्यादा 50 मधुमक्खी के बक्से देख सकता है, लेकिन उसके पास तो 2,000 मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं, तो वो दूसरों को भी रोजगार देता है। इसी प्रकार से 75,000 लोग ऐसे हैं या मैंडेज जो हैं वो उन लोगों को मिलते हैं रोजगार के, जो इस व्यवसाय के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं। कोई शहद निकालने की मशीन बना रहा है, मधुमक्खी जो बी वेल मुंह रक्षक जाली है, दस्ताने हैं, धुआंदानी है, चक्कू छीलन जिसको हम कहते हैं जो मोम की परत को उतारता है, या जो टेंट हाउस है जिसके अंदर आप जो है शहद निकालते हैं, या जो माइग्रेशन के लिए जो टेंट ऊपर से कवर किया जाता है उसके लिए, ये कोई बोटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। शहद किस में बेचेंगे आप, बोटल्स के अंदर तो बेचेंगे। प्रोसेसिंग के लिए प्लांट चाहिए, तो ये हर 10,000 कॉलोनी के ऊपर 75,000 मैन डेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक अनुमान लगाएं कि अगर आपके पास, यही मान के चलो कि जो हमारे पास डेटा है कि 34 लाख हमारी कॉलोनियां हैं और उसके अंदर 2.5 से 3 लाख जो लोग हैं वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, तो वो मतलब
12 करोड़ 75 लाख मैंडेज को क्रिएट करते हैं, मतलब इतना रोजगार मिलता है। और उसमें मुख्य रूप से जो है हमारे गांवों के रहने वाले किसान हैं या जंगलात के रहने वाले जो लोग हैं या उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं। और इसके फायदे क्या है कि आप जो है इस किसी भी काम को एक व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। आप शहद का काम करते हैं, शहद को प्रोसेस करके बाजार में बेच के अपनी आमदनी का साधन बना सकते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं कि साथ में मोम का उत्पादन भी करते हैं, कुछ पराग भी इकट्ठा करते हैं। तो कई लोग आजकल एक अलग से एक व्यवसाय आ गया है कि रानी मक्खियों का, अच्छी रानी मक्खियों का उत्पादन करना, वो अपने आप में एक व्यवसाय है। इवन लोग जो है MSc PhD करने के बाद ये रानी मक्खी की उत्पत्ति के लिए जो है काम कर रहे हैं कि एक अगर अच्छी रानी मक्खी है तो वो आम साधारण जो 10 कॉलोनियां होती हैं उसके बराबर शहद देती है। तो ये ऑलरेडी ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, ये IBDC रामनगर एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है वहां पर इसका प्रशिक्षण साल में 2 ट्रेनिंग तो फरवरी और मार्च के महीने में दी जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे को ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बक्से कितने हैं। आपके पास 100 बक्सा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अच्छी रानियों के कितने बक्से हैं। अगर आपके पास 40 बक्से अच्छे हैं जिसमें रानियां अच्छी बनी हुई हैं तो वो 100 बक्सों से भी ज्यादा आपको शहद दे देती है। तो ये अब जो है साइंस का टाइम आ गया है, वैज्ञानिक विधि द्वारा आप किसी भी व्यवसाय में ले सकते हैं। आजकल हम लोग पहले लोग कहते थे किसी खेत के अंदर बक्से रखते हैं तो किसान कहते हैं कि वहां बक्से नहीं रखने देंगे, मधुमक्खियां तो काटती हैं, मधुमक्खियां तो फूलों का रस चूस जाती है, मधुमक्खियां तो फूलों का ताकत ले जाती हैं, बक्से नहीं रखने देते थे। आज इसके बिल्कुल विपरीत हो गया है। लोग ये कहते हैं कि हमारे खेत में आप बक्से रखिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय ये मार्च का महीना जैसे अब खत्म होने वाला है, इसके बाद हमारे यहाँ फूल कमी हो जाती है। तो लोग जो है हिमाचल की तरफ, कई लोग जो प्रोग्रेसिव बी कीपर हैं, जो अच्छे किसान हैं, जिनके पास कॉलोनियां ज्यादा हैं, वो मनाली की तरफ, हिमाचल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वहां पर सेब के बागों में फूल खिलना शुरू हो जाता है। और सेब के अंदर जब तक परागीकरण नहीं होगा आप अच्छी सेब की फसल नहीं ले सकते। इवन सेब की फसल ले ही नहीं सकते जब तक परागीकरण मधुमक्खियों से ना हो। तो लोग जो है आज से 6-7 साल पहले 400 रुपए का इसका किराया होता था 1 महीने का, जो इस समय जो है 1500 रुपए से ऊपर हो चुका है। तो किसान भाई जो है उसकी आमदनी भी करते हैं, परागीकरण भी होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो डॉक्टर साहब, एक तो जो है अब सोच पलट गई है, यानी पहले जो समस्या थी कि बॉक्स रखें कहाँ, वो समस्या समाप्त हो गई। तो ये तो था कि साथियों को मधुमक्खी पालन करना है। अब इसके साथ एक आएगी कि मोम के बारे में बाबत चर्चा करते हैं कि मोम भी एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन से। हाँ जी। तो वो कैसे है, उसको हम कैसे? ऐसा है कि हम जैसे मधुमक्खियां शहद का फूलों से मकरंद लेके आती हैं जी। मकरंद मतलब एक प्रकार से पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी घुली हुई है, मीठा पानी है, मतलब एक प्रकार से उसको मकरंद हम कहते हैं। लेकिन मधुमक्खी के अंदर एक विशेषता है, गुण है, पूरे संसार के अंदर मधुमक्खी ही एक ऐसा कीट है जो उस मकरंद से शहद में उसको कन्वर्ट कर लेती है। जब वो अपने शरीर में लेती है, मुंह के अंदर आता, प्रोबोसिस से सलाइवा मिल जाता है, फिर उसके स्टोमक में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद जो है वो शहद को उड़ेल देती है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 80% है। लेकिन हमारा जो शुद्ध शहद होता है, बिल्कुल प्योर शहद, उसके अंदर पानी की मात्रा 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मधुमक्खियां जो हैं, जैसे ही उसके बाद मधुमक्खियां जो होती हैं, शहद तो मकरंद से शहद में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर मक्खियां होती है, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, वो पंखों से हवा करके उसमें पानी को उड़ा देती है। पहले फोन ले लें। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गांव मोटरी से सुखवीर सिंह जी। सुखवीर जी, क्या पूछना है? मैं सर ये पूछना चाहूँ, मैं इस काम को मधुमक्खी पालन को करना चाहूँ सर, मेरे को कोई तरीका विधि बताओ सर, कैसे करूँ? हाँ, या मतलब डब्बे ये कहाँ से मिलेंगे? हाँ ये थोड़ा सुनिए आपसे होगा तो डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन शुरू करेंगे जी। सुनिए, इसके लिए आप जिस जिले के रहने वाले हैं? मैं कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, कुरुक्षेत्र के जिला उद्यान अधिकारी, वहां पर आप जो है आप संपर्क कीजिए। और वैसे मैं आपको एक बता दूं कि आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। और जिला कुरुक्षेत्र के अंदर रामनगर, जो पीपली से शाहाबाद की तरफ अगर आप जाएंगे तो लगभग 11 किलोमीटर के बाद
वहां पर एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है खुल चुका है, उसको 5-6 साल हो चुके हैं। वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वरना आप अपने जो जिला उद्यान अधिकारी जो है उससे संपर्क कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ट्रेनिंग कब है, क्योंकि ऑनलाइन वैसे डेट आ जाती है, लेकिन हर जो उद्यान अधिकारी होता है उनको मालूम होता है कि वहां पर ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ वहीं पे हो रही है इस समय। तो आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है सर जी। ट्रेनिंग के बिना आप कोई भी सहायता सरकार से नहीं ले सकते, फ्री आप उसको, और जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक प्रकार से साइंस है। और ये मैं आपको बता दूं कि रहने का, खाने का और कोई खर्चा आपको नहीं देना है, फ्री ट्रेनिंग है, रहने की व्यवस्था वहां पर है, खाना रहना फ्री है, और ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिस जिले के अंदर आप रहने वाले, कुरुक्षेत्र के हैं तो कुरुक्षेत्र में जो है जिला उद्यान अधिकारी के पास आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट की कॉपी और आधार कार्ड के बेसिस पे। उसके बाद जो है आप 50 मधुबक्से, लकड़ी के बक्से और 50 मधुमक्खी की कॉलोनियां ले सकते हैं। वो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उसी डीएचओ ऑफिस से, जिला उद्यान अधिकारी के ऑफिस से ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट आपने डालनी है। और जिस समय आपका नंबर आ जाएगा, आपको 50 बक्से और उसके बाद बी ब्रीडर से 50 कॉलोनियां। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सहायता है इसके अंदर, आर्थिक सहायता जो दी जाती है, वैसे तो जो नेशनल बी बोर्ड होता है जो पूरे कंट्री के अंदर जो सहायता वो 40% है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट 45% अनुदान राशि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी देती है। मतलब अगर आपका 100 में से 40 प्लस 45, 40 भारत सरकार की, 45 स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, तो 85% अनुदान राशि है, 15% आपका खर्चा है। तो ये 50 बक्से तक है। इसी प्रकार आप कॉलोनियां भी लेते हैं तो उस पर भी 85% है, और इसके बाद जो भी आप सामान लेंगे उसके ऊपर 75% अनुदान राशि है। तो ये आप काम शुरू कर सकते हैं। और आपको तो बहुत लकी मैं मानता हूं कि आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर तो बहुत बी कीपर हैं। और दूसरा, आपके 11-12 किलोमीटर दूर पे इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है। वहां पर भी संपर्क करके तकनीकी जानकारी, जब भी आपको कोई दिक्कत आए, आप ऑनलाइन या वैसे भी जो है वहां जाके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं आप। तो आप इस काम, हाँ जी, जानकारी देने के लिए आपका सर बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने मुझे। ठीक, थैंक यू जी। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों को बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वह स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सीजे जुनेजा। जिन साथियों की मधुमक्खी पालन से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, वो सीधे फोन के माध्यम से उसका समाधान ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बातचीत चल रही थी मोम के बारे में। हाँ जी, वो मैंने जैसे बताया कि जिस समय 20% उसमें मॉइस्चर रह जाता है तो मक्खियां उसको मोम से कवर कर देती है, मतलब ढक देती हैं। तो ये शहद को यूज करके मोम बनता है, और मोम से उसको कवर इसलिए करती हैं कि वो शहद पक चुका है। वो मक्खियां अपने फ्यूचर के लिए, मतलब भविष्य के लिए जो है बच्चों की फीड स्टोर कर लेती है। लेकिन बक्सा जो होता है 2 हिस्सों में होता है। नीचे का जो होता है ब्रूड कक्ष, बच्चा कक्ष, और ऊपर होता है सुपर कक्ष। उसमें सुपर कक्ष या शहद का कक्ष, तो वो उसमें फ्रेमों के अंदर कवर हो जाता है। नीचे तो जितनी रिक्वायरमेंट है, कच्चा शहद है या पका हुआ शहद रहता है, जो सरप्लस है वो ऊपर जमा हो जाता है। लेकिन हम जो है जैसे उसमें मोम की परत आनी शुरू हो जाती है तो वो शहद पक चुका है, उसको आप निकाल सकते हैं। तो जैसे हम शहद को निकालते हैं तो सबसे पहले जो मोम की परत ऊपर आ गई है उसको चक्कू से हटा देते हैं।
उसको जाली के ऊपर डालते हैं और नीचे उसके बर्तन होता है, तो जाली से छन के शहद उसके नीचे आ जाता है और ऊपर मोम रह जाता है, रात भर पड़ा रहेगा। अगले दिन जो है उसको आप मोम को उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसको एक बर्तन के अंदर जो है डाल के उसको पानी से वॉश करते हैं। सब पर एक फोन ले लें। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं? राम साहब से बोल रहे हैं। बलदेव जी। हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक है, अपने भी अच्छा। अच्छा बढ़िया, वो सुनाओ। आज बार तो दूसरा पे चल रहा है ना। अच्छा अब क्या पूछ रहे हैं? मक्खियाँ जो आज मौसम चले आए वाले करता में 5 डब्बे मक्खियाँ के। अच्छा हाँ, इनकी देखभाल कैसे शायद कैसे बना देंगे? ठीक डॉक्टर साहब, उनके पास 5 डब्बे मक्खियों के हैं। ऐसा है कि पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूंगा, कोशिश कीजिए कि 5 डिब्बे से ज्यादा रखिए, कम से कम 20 बक्से तो जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप 5 डिब्बे रखेंगे, थोड़ा सा आपको ज्ञान तो अब हो गया होगा, तकनीकी ज्ञान कैसे मक्खियों को रख रखाव करना है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने 5 बक्से देखने, अगर 20 बक्से भी होंगे तो आपका जहां आधा घंटा लगेगा वहां 1 घंटा लगेगा। और दूसरा, जहां 5 बक्से फूलों पे रखने हैं वहां 20 बक्से भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी, क्योंकि इसको आजकल शहद जो निकालते हैं वो आपको मशीन से निकाला जाता है शहद, तो 5 बक्से में अगर आपका 20 किलो शहद निकलेगा तो 4-5 किलो शहद तो मशीन में लगा रह जाएगा और उसमें आपको आमदनी भी नहीं हो पाएगी पूरी। एक तो आप बक्सों का संख्या बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, और अगर पॉसिबल ना हो तो किसी और के साथ मिलके, अगर मान लिया कई बार समस्या हो जाती है, आर्थिक सहायता तो अब गवर्नमेंट बहुत दे रही है, अब तो आपको 85% तक अनुदान राशि है, सिर्फ आपने जो है 15% जो है 50 डिब्बों तक खर्च करना है, बाकी तो राज्य सरकार आपको दे रही है बक्से। और जिस जिले के आप रहने वाले हैं वहां से अपनी रिक्वेजिशन जो है, अपनी रिक्वायरमेंट या आपकी जितने बक्से चाहिए वो आपको अपने आप बता देंगे। वो रामनगर जो है कुरुक्षेत्र जिले में आता है, वहां पर आपकी डिमांड भेज देंगे और जब आपका नंबर आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो आपका जो जिला दुकान अधिकारी है वो आपको फोन से बता देगा। और दूसरा जो है, आप कोशिश कीजिए कि अभी अब गर्मी शुरू होने वाली है तो बक्सों को छाया में रखिए, और कोशिश कीजिए कि अब फूल तो जो सफेदे के थे वो भी लगभग खत्म होने वाले हैं, सरसों भी अब खत्म हो गई है, अब जो फूल बचा है ये इसमें सूरजमुखी का फूल बचा है। और सूरजमुखी, हाँ जी, सूरजमुखी का खास तौर पे अब इस फूल रहता है इस समय। और ये जो है कुरुक्षेत्र जो है या अंबाला साइड या ये इस साइड पे जो है, मतलब हाँ जी, हाँ पेवा साइड में इधर काफी है, तो अपने बक्से वहां रखने हैं जहां पर फूल हो। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि बक्सों को छाया में रखना है आपने, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बक्से का तापमान भी 34 से 35 डिग्री रहता है, कई बार टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री पहुंच जाता है, 40-42 डिग्री। तो मक्खियों की मेहनत बहुत लगती है उसको तापमान को बनाए रखने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि बक्से आपके जो है छाया में हो, लेकिन फूल जो है आधे से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तो आप इसके ऊपर, हाँ जी, दिन में तो बक्सा खोल के रखा जी, रात में कुत्ते शायद तंग कर फाड़ दे। नहीं, वो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कुत्ता आता खैर पास में, लेकिन क्यों मक्खियां होती हैं तो वो भी अपना ध्यान रखती हैं, अपने आप में डिफेंस करती हैं वो। लेकिन आपने, हाँ जी, रात को तंग करते हैं कुत्ते? कुत्ते तो नहीं करते, वैसे ऐसा सुना तो नहीं है, रीछ वगैरह तो जरूर करते हैं, जहां पर कई बार जंगलात के पास कई लोग बक्से रखते हैं, तो यहाँ वो नहीं है। इसलिए कोई, अब यूपी साइड में कई फार्मर्स जाते हैं, यहाँ से कई लोग, ये सुनने में आता है, फार्मर्स ही बताते हैं कि वहां पर जो सब तहस नहस कर देते हैं बक्सों को, लेकिन कुत्तों की वजह से बक्से अभी तक ऐसा हमने नहीं सुना। या कोई बार बिल्ली वाली हो गया, मतलब अगर बक्सा पूरा मक्खियों का भरा हुआ है तो ऐसा कोई, वो अपने आप को बक्से को बचा लेती है मक्खियां। अगर उधर गुलाब है तो अपने आप उसका थोड़ा ख्याल रखें। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, अभी चीनी की जरूरत नहीं है। अभी चीनी की जरूरत नहीं है। चीनी की जरूरत मैं आपको ये कहूंगा कि जो आखिरी शहद आप निकालेंगे, मार्च के आखिरी में निकालें या अप्रैल में, क्योंकि अगर सूरजमुखी का फूल है तो आपका आखिरी शहद जो है आखिरी सप्ताह में अप्रैल में निकलेगा या मई के पहले हफ्ते में, क्योंकि फूल मई तक रहता है, 10-15 मई तक। तो जो आखिरी शहद आप निकालते हैं, कम से कम 2-3 किलो शहद बक्से के अंदर रहने दीजिए। हमारे किसान भाई देखा है कि शहद आजकल 100-150 रुपए किलो जो है कच्चा शहद बिक जाता है, तो वो कहते हैं चीनी तो 40 रुपए किलो, 35-40 रुपए किलो मिल जाएगी, उसको हम पिला के मक्खियों को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर शहद छोड़ेंगे
तो वो अपना अलग ही उसका बात होती है। तो कोशिश करें सारा शहद नहीं निकालना, 2-3 किलो शहद छोड़ दीजिए हर बक्से के अंदर। मक्खियों को जितनी जरूरत है वो उतना शहद को उपयोग करेंगी, जो बचा हुआ शहद होगा वो आपकी ही संपत्ति है। और जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप जाके। हाँ जी। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सब मोम की बात चल रही थी। हाँ, उसके बाद जो है आप उस मोम को जो है आप बर्तन में डाल दीजिए, उस पानी से वॉश कर लीजिए। एक बार धो दिया, दूसरी बार धो दिया, जब उसके अंदर शहद की कोई रंग ना आए उसके बाद उसको आप गर्म कर लीजिए और उसको चाहे चूल्हे पे, गैस पे, जिस पे भी गर्म कर लीजिए, पानी हो जाए बिल्कुल। और फिर एक बर्तन पीपा ले सकते हैं आप, उसके ऊपर बोरी रख के और उसमें उसको छान लीजिए। अब कोई उसमें मधुमक्खी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई और कुछ है, इम्प्योरिटी जो ऊपर रह जाएगी, नीचे जो है पानी के साथ मोम चला जाएगा। रात भर उसको रहने दो, ऊपर मोम का चकत्ता बन जाएगा, नीचे जो है पानी है। अगर आप उसको मोम को ऐसे रख दोगे, क्योंकि उसके अंदर मिठास होती है शहद की, चींटियां लग जाएंगी, वो शहद आपका सारा मोम खत्म हो जाएगा। और यही मोम जो है आप ये समझ लीजिए कि 300 रुपए किलो के लगभग बिक जाता है, 1 किलो। तो इसकी मार्केटिंग तो जितनी डिमांड है उतनी तो हमारे मतलब बाहर से लेना पड़ता है मोम, इतनी डिमांड है। आप वार्निश हो, पॉलिश हो, आपके जितना फर्नीचर बनता है ये सारा मोम उसमें चाहिए। ये लेडीज कॉस्मेटिक्स ये इसमें आप यूज होता है, वैक्सिंग में जो है ब्यूटी पार्लर में ये सारा मोम ही यूज होता है। जो हमारे आम किसान साथी हैं जो बी कीपर हैं, हाँ जी, पता नहीं होता कि इनको ये मोम कहाँ बेचना है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे 60-70 क्विंटल शायद मोम हम परचेज कर लेते हैं सेंटर पे। यानी शीटें बनती हैं, मोमबत्ती बनती है, जितना भी जो लकड़ी का फर्नीचर बनता है सबके अंदर मोम का यूज होता है। कॉस्मेटिक्स, लेडीज कॉस्मेटिक्स से मोम का यूज होता है, कैंडल्स बनती हैं, तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड है और शहद से इसकी कीमत 3 गुना होती है लगभग। तो आप मोम को बनाइए और उसको, इसमें कोई साइंस ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपका शहद आप मोम भी ले सकते हैं। तो दरअसल कहने के लिए है कि अगर साथी मधुमक्खी पालन करते हैं तो खाली शहद पर निर्भर नहीं है, मोम है, गोंद है, पराग है, जेली है, विष है, इस सब का भी हाँ जी पालन करके अच्छा कीमत ले सकते हैं। इसके अलावा परागीकरण का भी बिजनेस अपने आप में अलग है। इसके अलावा आप रानी मक्खी का उत्पादन करके उसको भी सेल परचेज करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो डॉक्टर सी जुनेजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये तो ली भाइयों ने जानकारी स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन की। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी साथ अपने भाई विनोद और गिरधारी को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।